नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही हाई एनर्जी के साथ इस डीप डाइव की शुरुआत कर रहे हैं। आज का टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो मतलब हमारे आज के भारत की नींव है। हाँ, हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे भारत 1947 से लेकर आज तक एक मॉडर्न इकोनॉमी बना। हमारे पास ना 1950 से लेकर सन 2000 तक की प्लानिंग का डिटेल्ड सोर्स मटेरियल है। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। जी। और मैं ये कहूँगा कि ये जो दस्तावेज हैं, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। सही कहा। तो अगर हम नियोजन की शुरुआत यानी स्टार्ट ऑफ प्लानिंग पर चर्चा शुरू करें तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कौन सा रास्ता चुना जाए। क्योंकि उस वक्त तो दुनिया पूरी तरह से दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ कैपिटलिज्म था और दूसरी तरफ कम्युनिज्म। एग्जैक्टली। और हमारे सोर्स मटेरियल से ये साफ होता है कि भारत ने इन दोनों एक्सट्रीम किनारों को छोड़कर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का रास्ता चुना। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। जवाहरलाल नेहरू 1927 में सोवियत संघ की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने देखा था कि कैसे केंद्रीय नियोजन या सेंट्रल प्लानिंग से बहुत तेज विकास हो रहा था। अच्छा, मतलब वो उस मॉडल से काफी प्रभावित थे। हाँ, काफी प्रभावित थे। लेकिन वो भारत में पूरी तरह से कम्युनिस्ट मॉडल लागू नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसमें नागरिकों की स्वतंत्रता छिन जाती है। इसीलिए मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का सर्वेक्षण करना और नागरिकों का जीवन स्तर ऊपर उठाना था, क्योंकि उस वक्त देश नया था और गरीबी बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। जब आपके पास संसाधन सीमित हों, तो ये तय करना बहुत जरूरी हो जाता है कि पहला रुपया कहाँ खर्च किया जाए। से 56 तक चली। मैंने पढ़ा है कि ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। हाँ, ये मॉडल मूल रूप से बचत और निवेश पर जोर देता है। इस योजना में कृषि, सिंचाई और बिजली को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई। क्योंकि आजादी और विभाजन के तुरंत बाद देश में अनाज की भारी कमी हो गई थी ना। बिल्कुल। जब तक देश अपना पेट भरने में आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक आगे के किसी भी औद्योगिक विकास का सोचना भी बेकार था। और इस योजना की बड़ी सफलता इसी बात में है कि विकास दर का लक्ष्य 2.1% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि 3.6% रही। जिसे हमारे सोर्सेज में ड्रामेटिक ग्रोथ कहा गया है। मतलब ये सच में कमाल था। हाँ, और इस दौर के कुछ बहुत ही रोचक तथ्य भी हैं। जैसे कि भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे विशाल बांधों का निर्माण इसी समय शुरू हुआ था। इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा जाता था। एकदम सही। और सिर्फ कृषि ही नहीं, शिक्षा की नींव भी तो इसी दौरान रखी गई। दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हाँ, क्योंकि अब मॉडल पीसी महालनोबिस का था और प्राथमिकता कृषि से हटकर भारी औद्योगिकरण या हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर आ गई थी। इसका तर्क ये था कि अगर देश को लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें कैपिटल गुड्स बनाने होंगे, यानी ऐसी भारी मशीनें जो आगे चलकर और चीजें बना सकें। पर इसके मिश्रित परिणाम रहे ना। हाँ, हम कह सकते हैं। एक तरफ तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में विशाल स्टील प्लांट्स लगाए गए। लक्ष्य 4.5% था, जिसके विरुद्ध 4.27% वृद्धि हासिल हुई। जो कि बुरा आंकड़ा नहीं है। और बुरा नहीं है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये आई कि भारी उद्योगों पर इस भारी खर्च के कारण हमारा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स में भारी कमी आ गई। मशीनें बाहर से मंगवानी पड़ी और सारा पैसा वहीं चला गया। और शायद इसी वजह से तृतीय योजना को संघर्ष और विफलता का दौर कहा जाता है। काफी हद तक। इसका लक्ष्य आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस था और ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। पर विकास दर केवल 2.4% रही, जबकि लक्ष्य 5.6% का था। देखिए, इसकी विफलता के पीछे केवल आर्थिक नीतियां नहीं थी। इसका बड़ा कारण दो युद्ध थे। 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध। बिल्कुल। इन युद्धों ने संसाधनों को विकास के कामों से हटाकर सीधे रक्षा की ओर मोड़ दिया। देश की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता बन गई थी। और उसी समय एक और आफत आई। एक भीषण सूखे ने खाद्य सुरक्षा को भयानक संकट में डाल दिया था। हमें बाहर से अनाज मंगवाना पड़ा। हाँ, वो बहुत ही नाजुक दौर था। लेकिन इस संकट से मिली सीख बहुत अहम थी। इसी वजह से योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे आया, जो 1966 से 69 तक चला। मतलब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। हाँ, क्योंकि तृतीय योजना की विफलता केवल युद्ध का परिणाम नहीं थी, बल्कि ये हमारी ढांचागत कमियों का भी संकेत थी।
इसलिए 3 साल तक सिर्फ वार्षिक योजनाएं बनी। समझ गए। अर्थव्यवस्था को एक्सटर्नल शॉक से निपटने के लिए लचीला होना जरूरी समझा गया। बिल्कुल। और इसी संकट ने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की नींव रखी। हमें समझ आ गया था कि पुरानी खेती से काम नहीं चलेगा, हमें आधुनिक बीज और तकनीक चाहिए। ये तो हो गई आजादी के तुरंत बाद की बात। अब जरा लाइसेंस राज के दौर पर आते हैं, जो 1950 से लेकर 1990 तक चला। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल दौर रहा है। हाँ, 1951 के औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम या IDRA ने इस परमिट लाइसेंस राज को जन्म दिया था। इसका शुरुआती उद्देश्य तो घरेलू उद्योगों का संरक्षण था। सरकार चाहती थी कि हमारे कमजोर उद्योग विदेशी कंपनियों के सामने टिक सकें। लेकिन इसने निजी क्षेत्र को पूरी तरह से जकड़ दिया। मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि एक फैक्ट्री शुरू करने के लिए लगभग 80 सरकारी एजेंसियों की मंजूरी चाहिए होती थी। 80 एजेंसियां? आप सोचिए, एक नया व्यापारी ये सब कैसे हैंडल करेगा? वही तो, इससे बाजार में मोनोपोली बढ़ी और छोटे व्यवसायों का दम घुटने लगा। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही बाबुओं से डील कर पाती थी। इस नियंत्रण की कीमत देश को गिरती उत्पादकता के रूप में चुकानी पड़ी। सी राजगोपालाचारी ने तो इसे भ्रष्टाचार और एकाधिकार पैदा करने वाली व्यवस्था तक कह दिया था। और आंकड़े इस बात को साबित भी करते हैं। 1970 और 80 के दशक में विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादकता यानी TFP ग्रोथ गिरकर नेगेटिव 0.3% तक आ गई थी। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि इनोवेशन बिल्कुल खत्म हो गया था। बड़ी कंपनियों ने नौकरशाही का फायदा उठाया और क्वालिटी सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं था। और यही वो घुटन भरी व्यवस्था थी जो 1991 के ऐतिहासिक सुधारों की पृष्ठभूमि बनी। लेकिन 1991 से पहले 1985 में सुधारों की पहली लहर आ चुकी थी। हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। 1985 में डी लाइसेंसिंग सुधारों की शुरुआत हुई थी। एबीचारी के शोध का अगर हम हवाला दें तो इन छोटे सुधारों से ही उत्पादकता या TFP में 32% का जबरदस्त सुधार आया था। और बाजार में प्रवेश की लागत यानी एंट्री कॉस्ट में 60% की भारी कमी हुई। ये कोई पूर्ण उदारीकरण नहीं था, लेकिन इसने बदलाव की शुरुआत कर दी थी। इसने दिखा दिया था कि अगर भारतीय उद्योगों को थोड़ी आजादी मिले तो वो क्या कर सकते हैं। फिर आता है वो ऐतिहासिक मोड़ जिसका सबको इंतजार रहता है, 1991 का उदारीकरण। ये कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि मजबूरी थी, क्योंकि भारत में भुगतान संतुलन संकट आ गया था। देश के पास अपना आयात बिल चुकाने के लिए केवल 2 सप्ताह का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। हम डिफॉल्ट होने के कगार पर थे। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में मुक्त बाजार सुधारों को पूरी ताकत से अपनाया गया, जिसे हम LPG रिफॉर्म्स कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लाइसेंस राज को लगभग समाप्त ही कर दिया गया। और भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए। टैरिफ कम किए गए ताकि विदेशी निवेश आ सके। इसके परिणाम भी तुरंत देखने को मिले। 8वीं योजना जो 1992 से शुरू हुई, उसे सफलता की उड़ान कहा जाता है। बिल्कुल, इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 5.6% लक्ष्य के मुकाबले 6.8% विकास दर हासिल की गई। उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग की समाप्ति हुई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के लिए द्वार खोले गए। और हमारी नीतियां अब आयात प्रतिस्थापन की जगह निर्यात उन्मुख हो गई। मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हटकर हम एक्सपोर्ट पे फोकस करने लगे। साथ ही सरकार ने अपना ध्यान कारखाने चलाने से हटाकर सामाजिक बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर लगाना शुरू किया, जो कि बहुत जरूरी था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो 1950 से 2000 तक भारत ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। कृषि और भुखमरी से लड़ने से लेकर आधुनिक तकनीक तक का सफर। हाँ, उदारीकरण ने नियोजन के पुराने बंद ढांचे को बदलकर पूरी तरह से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बनाई। और इन्हीं सुधारों ने 21वीं सदी के विकसित और मजबूत भारत की नींव रखी है। आज हम भारतीय अर्थशास्त्र के एकदम मॉडर्न चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं। मतलब 2002 से लेकर आज तक का जो सफर रहा है। एक ऐसा सफर जिसने सच में देश की आर्थिक दिशा ही बदल दी। हाँ, और हमारे पास जो रिसर्च और डेटा है वो मेनली 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना पर फोकस करता है। और साथ ही योजना आयोग से नीति आयोग तक का जो पूरा हिस्टोरिकल शिफ्ट हुआ, उस पर भी काफी डिटेल में बात करता है। सही कहा। मतलब ये मिशन सिर्फ कुछ पॉलिसीज की टाइमलाइन रटने का नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भारत की इकोनॉमिक आउटलाइन को समझने का है। देखिए, शुरुआत में ही ये क्लियर करना जरूरी है कि ये जो बदलाव था वो कोई छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं था। कोई नॉर्मल फेरबदल नहीं था। एकदम सही। दशकों से जो एक सेट इकोनॉमिक सोच चली आ रही थी,
उसको पूरी तरह से बदलना बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला था। तो चलिए इसी को एनालाइज करते हैं। अगर हम 21वीं सदी के स्टार्टिंग के सालों को देखें तो प्लानिंग का जो हमारा नेशनल गोल था उसमें एक बड़ा शिफ्ट दिखता है। हाँ, नजरिए पूरी तरह से बदल रहा था। आज़ादी के बाद के दशकों में तो हमारा पूरा फोकस बस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और जीडीपी नंबर्स बढ़ाने पर था। लेकिन 2000 के दशक में आते आते पॉलिसी मेकर्स को ये रियलाइज होने लगा था कि सिर्फ इकोनॉमी का साइज बढ़ाना काफी नहीं है। मतलब सिर्फ पैसा या जीडीपी सक्सेस का पैरामीटर नहीं हो सकता। बिल्कुल। सफलता का नया और अपग्रेडेड लक्ष्य अब तेज और ज्यादा समावेशी विकास बन गया था, जिसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट का फायदा सोसाइटी के हर इंसान तक पहुंचे। हाँ, अब मेन फोकस सिर्फ जीडीपी पर नहीं बल्कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI को सुधारने पर था। तो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल था, ये पुरानी थ्योरीज की कमियों को दूर करने की कोशिश थी, है ना? एकदम। अगर मैक्रो इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन और हेल्थ नहीं सुधर रहे, तो वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं मानी जा सकती। इसी सोच का सीधा असर हमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिखता है, जो 2007 से 2012 तक चली। और इसके टारगेट्स पिछले सारे प्लान से काफी अलग और बहुत स्पेसिफिक थे। जैसे इसका एक मेन टारगेट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी शिक्षित बेरोजगारी को 5% से नीचे लाना था, जो कि बहुत क्रिटिकल कदम था, क्योंकि अगर पढ़े लिखे युवाओं को जॉब्स नहीं मिलेंगी तो वो एक बड़ा सोशल रिस्क बन जाता है। सिर्फ डिग्रियां बांटना काफी नहीं है, जॉब मार्केट में सही मौके बनाना असली चैलेंज है। इसके साथ ही 11वीं योजना का एक और बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य साक्षरता में जेंडर गैप को कम करना था। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। बिल्कुल। वर्कफोर्स में महिलाओं के बिना कोई भी इकोनॉमी अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकती। तो लिटरेसी में ये जेंडर गैप कम करने का मतलब था कि महिलाओं को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाने के लिए एक स्ट्रांग फाउंडेशन तैयार किया जा रहा था। और इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स 11वीं योजना को समावेशी विकास की पहली मजबूत सीढ़ी मानते हैं। मतलब यहीं से पॉलिसीज का सेंटर पैसे से हटकर ह्यूमन कैपिटल पर आ गया। सही बात है। और इसके बाद आता है 12वीं योजना का दौर, जिसे अब भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना के रूप में जाना जाता है। इसका टाइम पीरियड 2012 से 2017 था। इस योजना के डेवलपमेंट गोल्स बहुत एम्बिशियस थे। सोर्सेस के हिसाब से इसमें 8.2% की ओवरऑल ग्रोथ रेट हासिल करने का टारगेट रखा गया था। 8.2% तो एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक गोल था। लेकिन इसकी असली खासियत उन ग्राउंड लेवल गोल्स में थी जो इस ग्रोथ रेट को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए थे। जैसे गरीबी को 10% तक कम करने का एक एकदम क्लियर और मेजरेबल टारगेट था। और सबसे इम्पोर्टेंट, हेल्थ और हाइजीन पर जो स्पेशल फोकस दिया गया, क्योंकि एक स्ट्रांग वर्कफोर्स के लिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हेल्थ और सैनिटेशन के बिना तो ह्यूमन कैपिटल बन ही नहीं सकते। ग्लोबल इकोनॉमी में जहां लेबर प्रोडक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है, वहां एक हेल्दी पॉपुलेशन ही देश को आगे रख सकती है। तो 12वीं योजना ने इन बेसिक चीजों को ग्रोथ के इंजन की तरह देखा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर सवाल आता है। हाँ, बताइए क्या सवाल है? जब 11वीं और 12वीं योजनाओं में इंक्लूसिव ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल के इतने अच्छे और सटीक गोल्स सेट किए जा रहे थे, तो अचानक सिस्टम में इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ गई? ये बहुत वैलिड सवाल है। मतलब इतने दशकों पुराने योजना आयोग को हटाने की नौबत क्यों आई? देखिए, सवाल का जवाब हमारे डेवलपमेंट पैटर्न में छुपी एक बहुत गहरी असमानता में है। कैसी असमानता? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होने के बावजूद विकास का फायदा सभी राज्यों को बराबर नहीं मिल रहा था। अच्छा, मतलब कुछ राज्य बहुत आगे बढ़ रहे थे और कुछ एकदम पीछे छूट रहे थे। बिल्कुल। अगर हम डेटा देखें तो केरला जैसे राज्यों ने हेल्थ और एजुकेशन यानी HDI में कमाल का परफॉर्मेंस दिया। लेकिन जो बीमारू राज्य थे वो इस रेस में काफी पीछे रह गए। यही तो पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी खामी थी, वो वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच। मतलब एक ही पॉलिसी पूरे देश पर लागू कर देना। हाँ, और भारत जैसी डाइवर्स डेमोग्राफी में ये सस्टेनेबल नहीं था। हर राज्य की अपनी अलग ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक चुनौतियां होती हैं, जिन्हें दिल्ली में बैठ के एक सिंगल पॉलिसी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। योजना आयोग के फ्रेमवर्क में राज्यों को सिर्फ फंड्स रिसीव करने वाला माना जाता था।
मतलब केंद्र नीतियां बनाएगा और राज्यों को बस उसे लागू करना होगा। और समय के साथ ही क्लियर हो गया कि डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए राज्यों को सिर्फ रिसीवर नहीं बल्कि पॉलिसी मेकिंग का एक्टिव पार्टनर बनाना होगा। और इसी जरूरत ने एक ऐसे नए सिस्टम की डिमांड खड़ी कर दी जो हर राज्य की अलग जरूरत को डीपली समझ सके। और यही वो बैकग्राउंड था जिसने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग के बनने का रास्ता साफ किया। 1 जनवरी 2015 ये डेट बहुत क्रूशियल है, लेकिन क्या ये सिर्फ नाम का बदलाव था? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट था। काम करने के तरीके का बहुत बड़ा बदलाव। जब कोई भी गवर्नमेंट इस लेवल का इंस्टीट्यूशनल चेंज करती है तो इसका मतलब है कि गवर्नेंस का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपग्रेड हो रहा है। अगर हम इन दोनों संस्थाओं के विजन को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस पॉलिसी मेकिंग के डायरेक्शन में दिखता है। वो कैसे? योजना आयोग का जो मॉडल था वो टॉप डाउन मॉडल था, पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड, जहां केंद्र नीतियां थोपता था। और इसके बिल्कुल उलट नीति आयोग ने बॉटम अप मॉडल को अपनाया। बॉटम अप मॉडल मतलब ग्राउंड लेवल से प्लानिंग शुरू करना। हाँ, अब योजनाएं और नीतियां नीचे से बननी शुरू होती है। पुराने सिस्टम की हमेशा यही बुराई होती थी कि राज्यों की आवाज कम सुनी जाती थी। और नीति आयोग में गांव पंचायत और राज्यों की जरूरतें सीधे केंद्र और नेशनल पॉलिसी तक पहुंचती हैं। यही बॉटम अप अप्रोच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद के आइडिया को असल में सच साबित करती है। पुराने सिस्टम में रूल्स इतने रिजिड थे कि राज्य अपनी लोकल कंडीशन के हिसाब से योजनाओं में कोई बदलाव नहीं कर पाते थे। उनकी भागीदारी बहुत लिमिटेड थी, लेकिन नीति आयोग ने राज्यों की एक्टिव पार्टनरशिप इंश्योर की है, जिससे केंद्र और राज्य अब अलग अलग नहीं बल्कि टीम इंडिया की तरह काम करते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हर राज्य अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना डेवलपमेंट मॉडल खुद डिसाइड कर सकता है। एक और बड़ा डिफरेंस जो मुझे सोर्सेज में दिखा वो इन दोनों की पावर्स को लेकर है। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। योजना आयोग के पास मंत्रालयों और राज्यों को पैसा बांटने की फाइनेंशियल पावर थी, और यहीं पर नीति आयोग का रोल एकदम अलग हो जाता है। नीति आयोग के पास फंड्स अलोकेट करने की कोई पावर नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक थिंक टैंक है। बिल्कुल, उसका काम सिर्फ एडवाइस और आइडियाज देना है, पैसा देना नहीं। देखा जाए तो फाइनेंशियल पावर ना होना एक काफी पॉजिटिव चेंज है। वो कैसे? जब किसी बॉडी के पास पैसा बांटने का हक होता है तो उनका फोकस रिसर्च से ज्यादा फंड एलोकेशन पर चला जाता है। सही पॉइंट है। और जब फोकस सिर्फ आइडियाज पर होता है तो पॉलिसी ज्यादा डेटा ड्रिवन और ऑब्जेक्टिव बन पाती हैं। अगर हम रूल्स की बात करें तो योजना आयोग काफी हद तक एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह बिहेव करता था, जो चीजों को बस कंट्रोल करता था। लेकिन नीति आयोग डेवलपमेंट के एक इंक्यूबेटर और स्ट्रैटेजिक एडवाइजर की तरह काम करता है, जो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रास्ता दिखाता है और प्रॉब्लम्स के टेक्निकल सॉल्यूशंस ढूंढता है। नीति आयोग के इस इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें इसके 4 मेन फंक्शंस पर बात करनी चाहिए। हाँ, पहला काम तो वही है जिसकी हमने अभी बात की, कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। राज्यों के बीच डेवलपमेंट को लेकर एक हेल्दी कंपटीशन पैदा करना इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट के लिए स्ट्रैटेजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना। नीतियों की जरूरत होगी। तीसरा काम है एक थिंक टैंक और नॉलेज हब के रूप में काम करना। दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भारतीय कॉन्टेक्स्ट में समझना और उस नॉलेज को राज्यों तक पहुंचाना। और चौथा मेन फंक्शन है डेवलपमेंट के जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं उन पर रिसर्च और इनोवेशन करना। बिना इनोवेटिव थिंकिंग के हम क्लाइमेट चेंज या ऑर्गेनाइजेशन जैसी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। अब जब हम इस नए एरा की बात कर रहे हैं तो हमें पिछले 7 दशकों के इतिहास पर भी नजर डालनी चाहिए। बिल्कुल, वो भी बहुत जरूरी है ताकि पूरी पिक्चर समझ आए। ये हिस्ट्री काफी मिक्स्ड रही है, मतलब कुछ सक्सेस भी मिली और कुछ फेलियर्स भी रहे। अगर हम सक्सेस की बात करें तो योजना आयोग के शुरुआती सालों में देश ने IIT जैसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स बनाए और एक काफी मजबूत इंडस्ट्रियल बेस भी खड़ा किया। लेकिन हमें इसके नेगेटिव साइड को भी देखना होगा कि कैसे जरूरत से ज्यादा कंट्रोल ने इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। हाँ, लाइसेंस राज के उस दौर ने तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और करप्शन को बहुत बढ़ा दिया था। हर छोटी चीज के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेने से इनोवेशन रुक गया और सिस्टम में कई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पैदा हो गईं। इसी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का रिजल्ट था कि 1991 आते आते हमारी इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस में फंस गई। और फिर 1991 के रिफॉर्म्स ने ये प्रूव कर दिया कि एक ग्लोबल इकोनॉमी में मार्केट को खुला छोड़ना कितना जरूरी था। इन सब हिस्टोरिकल चेंजेस को देखकर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि फ्यूचर का विजन क्या है, मतलब हम आगे कहाँ जा रहे हैं। अब हमारा विजन बहुत क्लियर है। हम एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी से
फैसिलिटेटेड विकास की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। फैसिलिटेटेड विकास मतलब अब सरकार ओनर या कंट्रोलर नहीं रही है। हाँ, सरकार अब एक मददगार या फैसिलिटेटर बन गई है। अब हमारा अल्टीमेट गोल भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन और कंपटीशन में एक लीडिंग इकोनॉमिक पावर बनाना है। और नीति आयोग इस नए महत्वाकांक्षी भारत का स्ट्रेटेजिक सारथी है। तो अगर हम इस पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो ये क्लियर है कि 12वीं योजना के खत्म होने के साथ ही पुराने टॉप डाउन प्लानिंग एरा का एंड हो गया। और नीति आयोग ने उस जगह को बॉटम अप मॉडल और टीम इंडिया की स्पिरिट से भर दिया। फाइनेंशियल पावर हटने से नीति आयोग पूरी तरह से एक मॉडर्न थिंक टैंक के रूप में उभर पाया है। और इसी वजह से आज भारत एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और समय की मांग के हिसाब से चलने वाले इकोनॉमिक सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव के एंड में हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट सामने आता है। क्या है वो थॉट? जब नेशनल पॉलिसीज बंद कमरों में ऊपर बैठे कुछ लोग नहीं बनाते, बल्कि वो जमीन से बॉटम अप अप्रोच के थ्रू बनती हैं, तो क्या देश का आम नागरिक भी इस डेवलपमेंट जर्नी का एक इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजिस्ट बन जाता है? ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी छोटे शहर या लोकल एरिया की कोई खास जरूरत या कोई इनोवेटिव आइडिया टीम इंडिया के इस नए मॉडल में कल नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बन सकता है? ये फ्लेक्सिबल सिस्टम की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि ग्राउंड लेवल के आइडियाज टॉप पॉलिसी बन सकते हैं। और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है। इस डीप डाइव में बस इतना ही। ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक आम नागरिक का लोकल कंट्रीब्यूशन नेशनल लेवल पर कितना मायने रखता है। एक नए टॉपिक के साथ फिर डीप डाइव करेंगे। नमस्कार दोस्तों।